सिंधु घाटी की सभ्यता जब जवान थी तब सुमेरियन सभ्यता बच्ची थी। सिंधु घाटी के बने सामान वहां की मंडियों में पहुंचते थे। तब सुमेरी लोग भेड़ चराते थे। यही कारण है कि सुमेरी भाषा में तत्समय 200 शब्द सिर्फ भेड़ों से संबंधित हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम बात करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह की इतिहास में घूमता हुआ धम्मचक्र के शुरू के कुछ पन्नों से। सम्राट अशोक जो सिंह का प्रतीक अपनाए थे वह इराक और ईरान से आयातित नहीं था। सम्राट अशोक ने सिंह का प्रतीक प्रक्रांतर से सिंधु घाटी के अपने पुरखों से अपनाए थे। मौर्य काल के स्तंभ पर सिंह, स्तूप पर सिंह, सिंह ही सिंह। एक जोड़ी सिंह हो जिस आसन में वह सिंहासन है। सिंहासन के दोनों बगल भी सिंह हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बर्तन पर जो सिंह के चित्र बने हैं वे अशोक के स्तंभ के सिंह से मेल खाते हैं। सुमेरियन सभ्यता में हाथी का शिल्पांकन मिला है और बहुत बाद का मिला है। ऐसा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रभाव में हुआ है। मौर्यों के हाथी का शिल्पांकन हड़प्पाइयों के सीलों पर प्राप्त हाथी से मेल खाता है। आर्य हाथी से परिचित नहीं थे। मध्य एशिया के पूरे इलाके में हाथी नहीं थे। आर्य लोग जब भारत आए तब वे हाथी से परिचित हुए। वे आश्चर्य में थे कि भारत में ये कैसा पशु है, इसको तो हाथ हैं। वे सूंड की तुलना हाथ से किए और हाथी का नाम मृग हस्तिन रख दिए। मृग हस्तिन का अर्थ हुआ हाथ वाला पशु। हस्तिन का मतलब हाथ वाला और मृग का मतलब पशु। मृग हस्तिन का पूरा अर्थ हुआ हाथ वाला पशु। वे मृग यानी कि पशु से परिचित थे किंतु हाथी से नहीं। मृग हस्तिन ही हस्तिन फिर संस्कृत में हस्ती यानी कि हाथी हुआ। आपको यहाँ पर यह ध्यान देना होगा कि यहाँ पर मृग का मतलब हिरन नहीं है बल्कि मृग का मतलब पशु है। आज जहाँ इराक है वहाँ कभी सुमेरियन सभ्यता थी। सुमेरियन सभ्यता का प्राचीन शहर उर है। यह समय समय पर सुमेर की राजधानी थी। राजधानी उर से भारत में बने चूने मिट्टी के बर्तन मिले हैं। उर का सिंगारदान हड़प्पा जैसा है। द्रविड़ भाषाओं में जो उर है वही प्राकृत भाषा में वुर है। यही तंजावुर यानी कि तंजौर में है। उर स्थान बोधक है। स्वयं सुमेरियन सभ्यता ने भारत से अपनी राजधानी का नाम उर लिया था। सुमेर का प्रसिद्ध नगर निप्पुर था। निप्पुर में पुर है। सुमेरी उर और पुर वही शब्द हैं जो पूरे भारत के नगरों में व्याप्त हैं। सुमेर जिसे किलाक्षर में शुमेर लिखा जाता था स्वयं अजमेर, बाड़मेर, आमेर आदि की याद दिलाता है। सुमेर लोग मूलतः कृषक और पशुपालक थे। गेहूं और जौ की खेती करते थे। पशुपालक ऐसे कि उनकी भाषा में 200 शब्द सिर्फ भेड़ों से संबंधित हैं। सिंधु घाटी के लोग कृषि युग से आगे जा चुके थे। सिंधु घाटी के नगर पकी हुई ईंटों के थे और ईंट भी स्टैंडर्ड साइज की थी। सुमेरी सभ्यता की ईंटें कच्ची, पक्की, अधपकी, अनियमित साइज की हैं। सिंधु घाटी के लोग सुमेरी लोग से हर क्षेत्र में आगे थे। हड़प्पा लिपि में कोई 400 तो सुमेरी में 900 लिपि चिन्ह थे। सुमेरी लिपि में अधिक चिन्हों का होना साबित करता है कि सुमेरी लिपि सिंधु घाटी से बैकवर्ड लिपि थी। लिपि विज्ञान का सिद्धांत है कि ज्यों-ज्यों लिपि विकसित होती है त्यों-त्यों लिपि चिन्हों की संख्या घटती जाती है। फिर भी L.A. वाडेल जैसे इतिहासकार मानते हैं कि 4 सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में सुमेर लोग सिंधु घाटी में बस गए और उन्हीं ने अपनी लिपि का यहाँ प्रसार किया। सही यह है कि सिंधु घाटी की सभ्यता को सुमेरी लोगों ने नहीं बल्कि सुमेरी लोगों की सभ्यता को सिंधु घाटी के लोगों ने प्रभावित किया है। और अब तो नए शोध बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जब विकसित थी तब सुमेरियन सभ्यता का जन्म ही नहीं हुआ था। इसीलिए शुरुआत में कहा गया था कि सिंधु घाटी की सभ्यता जब जवान थी तब सुमेरियन सभ्यता बच्ची थी। अब बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता और पूर्व बुद्ध के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता की एक मूर्ति को पृष्ठ किंग कहा गया है। उजले रंग की कम पकी हुई और सेल खड़ी की बनी हुई मूर्ति है। मूर्ति की ऊंचाई 17.5 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 11 सेंटीमीटर है। फिलहाल मोहनजोदड़ो से प्राप्त यह मूर्ति नेशनल म्यूजियम कराची में है। पृष्ठ किंग की मूर्ति के शरीर पर बौद्ध शैली के वस्त्र हैं, जिसमें वस्त्र को बाएं कंधे पर रखा गया है और दाहिना कंधा मुक्त है। गौतम बुद्ध भी इसी शैली में वस्त्र धारण करते थे।
प्रिस्ट किंग की मूर्ति की आंखें आधी खुली हुई हैं और उसकी नज़र नाक के अगले हिस्से पर टिकी हुई है। बुद्ध की भी अमूमन मूर्तियां अधखुली आंखों वाली हैं और नज़र नाक के अगले हिस्से पर टिकी हुई है। अधखुली आंखें अनासक्त अवस्था को दर्शाती हैं और इसी अवस्था को दिखाने के लिए बुद्ध की आंखें अधखुली दिखाई जाती हैं। प्रिस्ट किंग की मूर्ति की कमर का निचला हिस्सा नहीं है, इस कारण हमें यह पता नहीं चलता कि वह किस मुद्रा में बैठी है। मगर मोहनजोदड़ो के एल एरिया से गौतम बुद्ध जैसा वस्त्र पहने और उन्हीं की मुद्रा में बैठी हुई एक दूसरी मूर्ति मिली है। मूर्ति की कमर में चुन्नट वाला गौतम बुद्ध जैसा वस्त्र है। चुन्नट वाली यह मूर्ति धूसर सेलखड़ी की बनी है और फिलहाल इस्लामाबाद म्यूजियम में है। मूर्ति का दायां हाथ भूमि स्पर्श मुद्रा में है, मगर चुन्नट वाली इस मूर्ति का सिर नहीं है। संयोग से पीठ के ऊपरी हिस्से का केश विन्यास बच गया है। चुन्नट वाली इस मूर्ति का केश विन्यास ठीक प्रिस्ट किंग जैसा है। दोनों मूर्तियां वैशिष्ट्य में एक जैसी हैं। अब हम प्रिस्ट किंग के निचले वस्त्र तथा बैठने की मुद्रा की परिकल्पना कर सकते हैं। प्रिस्ट किंग भी कमर में चुन्नट वाला वस्त्र पहना होगा और उसकी बैठने की मुद्रा भूमि स्पर्श मुद्रा होगी। किंग प्रिस्ट की कमर के नीचे का वस्त्र, कमर के ऊपर का वस्त्र, बैठने की मुद्रा, अधखुली आंखें, नाक के अगले हिस्से पर नज़र, सब कुछ बौद्ध संस्कृति से मेल खाते हैं। प्रिस्ट किंग का अनुवाद पुरोहित राजा किया गया है, लेकिन बौद्ध शैली का पुरोहित होने के कारण बुद्धिस्ट मंक किंग कहना अधिक सटीक होगा। सिर पर पीपल, सील पर पीपल, बर्तन पर पीपल। सिंधु घाटी सभ्यता में पीपल छाया हुआ था। पीपल की पूजा, पीपल की रक्षा, पीपल लेने की होड़। सिंधु घाटी सभ्यता में पीपल सर्वाधिक पवित्र था। 28 बुद्धों में से चौथे दीपंकर बुद्ध थे। दीपंकर बुद्ध का बोधि वृक्ष पीपल था। ये जो प्रिस्ट किंग की मूर्ति है वह लगभग 1900 से 2000 ईसा पूर्व की है। दीपंकर बुद्ध का भी समय लगभग वही है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध हुए। दीपंकर बुद्ध उनसे 24 पीढ़ी पहले हुए। सिंधु घाटी सभ्यता पर पीपल का जबरदस्त प्रभाव दीपंकर बुद्ध के बोधि वृक्ष पीपल के कारण जान पड़ता है। दीपंकर बुद्ध की पूर्ण जानकारी के लिए आप वीडियो नंबर 273 28 बुद्ध और उनके अनुयायी भाग 3 देख सकते हैं। ऐसा अनुमान किया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रशासन व्यवस्था धर्म गुरुओं और पुरोहितों के हाथों में केंद्रित थी। शासन धर्म प्रधान था, न राज सिंहासन और न ही राजमहल। जनता पर शासन करने वाली हुकूमत जो भी रही हो वह बल प्रयोग में विश्वास नहीं करती थी। जीवन शांतिपूर्ण था। ऐसे भी अनासक्त मुद्रा का शासन बहुत क्रूर नहीं हो सकता। सिंधु घाटी सभ्यता में तलवारें बिल्कुल नहीं मिलती। बड़े पैमाने पर फौज और लश्कर का पता नहीं चलता। जेल जैसी कोई संरचना नहीं मिलती। जो चाकू और कुल्हाड़े मिले हैं वे हथियार नहीं बल्कि औजार हैं। यही तो बौद्ध सभ्यता है। इटली और जर्मनी के 2 विख्यात पुरातात्विकों की रिसर्च अमेरिका की साइंस पत्रिका में छपी है कि मोहनजोदड़ो का स्तूप 2100 ईसा पूर्व का है। भारत के इतिहासकार इसे कुषाण काल का मानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में स्तूप था और सिंधु घाटी सभ्यता प्राक बौद्ध सभ्यता थी। पुरातात्विकों ने बहुत साफ लिख दिया है कि मोहनजोदड़ो का स्तूप सिंधु घाटी सभ्यता के बाद का हो ही नहीं सकता है, भले ही स्तूप को चाहे जिस संज्ञा से संबोधित किया जाए। कुल मिलाकर 28 बुद्ध हुए। 28 बुद्धों में चौथे दीपंकर बुद्ध थे और 28वें गौतम बुद्ध थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध हुए और दीपंकर बुद्ध उनसे 24 पीढ़ी पहले सिंधु घाटी सभ्यता के समय में हुए। 28 बुद्धों में से 2 बुद्धों का बोधि वृक्ष पीपल है, एक दीपंकर बुद्ध का और दूसरा गौतम बुद्ध का। सिंधु घाटी सभ्यता में पीपल वृक्ष की पवित्रता की जो धाक है वह गौतम बुद्ध के कारण नहीं बल्कि दीपंकर बुद्ध के कारण है। पाहियान ने दीपंकर बुद्ध को पुष्पार्पण किए जाने का उल्लेख नगार जनपद में किया है। आश्चर्य कि यह नगार जनपद सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र है। सिंधु घाटी सभ्यता में पीपल की वो महिमा थी कि पीपल के पत्ते के आकार में कुएं बने, जैसे अष्टांगी की महिमा से बाद में अष्टकोणीय कुएं बने थे। बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर रोए रोए से बुद्धिज्म में पका हुआ है। बराबर की गुफाओं का द्वार जैसे पीपल की पात है।
अनेक बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर की खिड़कियों में, दरवाजों में पीपल का बिंब हमें मिलता है। थेरवाद का विकास गौतम बुद्ध के पहले से हो रहा था। स्तूपों की परंपरा भी पहले से ही थी। ऋग्वेद में भी 2 बार स्तूपों का जिक्र अकारण नहीं है। ऋग्वेद के चर्चित हिरण्य स्तूप ऋषि को कौन नहीं जानता, भला बगैर स्तूप हुए हिरण्य स्तूप नाम कैसे पड़ेगा। कोई भी फिलॉसफी निरंतर विकास की प्रक्रिया है। बुद्धिस्ट फिलॉसफी भी निरंतर 28 बुद्धों से परिसंशोधित और परिष्कृत होती गई है। सिंधु घाटी सभ्यता की बुद्धिस्ट फिलॉसफी में बलि प्रथा थी। देवता के समक्ष बलि दिए जाने का दृश्यांकन सीलों पर मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता की बुद्धिस्ट फिलॉसफी में अंधविश्वास लिए ताबीज पहनने का रिवाज था। प्रिस्ट किंग के दाएं हाथ में ताबीज है। सिंधु घाटी सभ्यता में पुनर्जन्म पर विश्वास करने की प्रथा थी। इसीलिए मृतात्मा को दाना पानी देने के लिए सर्कुलर स्तूपों के बीच में छेद है। गौतम बुद्ध ने तमाम पूर्व बुद्धिस्ट फिलॉसफी के पाखंडों पर अपना प्रतिवाद जताया। बुद्ध यही किए, न कि किसी वैदिक कर्मकांड का विरोध किए। इसीलिए कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रवर्तन किया था, स्थापना नहीं की थी। सारनाथ में भी बुद्ध ने धम्मचक्र का प्रवर्तन किया, न कि स्थापना। सम्राट अशोक ने कम से कम 3 पूर्व बुद्धों की स्मृति में उनके जन्म स्थलों पर अलग अलग स्तंभ लगवाए थे। पहला स्तंभ गौतम बुद्ध की स्मृति में उनके जन्म स्थल लुम्बिनी में लगवाए। दूसरा स्तंभ कोडागमन बुद्ध की स्मृति में उनके जन्म स्थल निगाली सागर में लगवाए। तीसरा स्तंभ ककुसंद बुद्ध की स्मृति में उनके जन्म स्थल गोटी हवा में लगवाए। यही बुद्धों की परंपरा थी। सिंधु घाटी की सभ्यता पर आर्यों ने विजय हासिल की तो आर्यों पर हर्यक नागों, शैशुनागों तथा नंदों और मौर्यों ने कब विजय हासिल की और वो युद्ध कब हुआ था। सिंधु जनों को पराजित करने वाले आर्य इस काल में कहाँ छिपे थे। आर्यों का वो पराजित इतिहास कहाँ है। कहाँ थे आर्यों के वे घोड़े, वे रथ, वे तलवारें, जब हर्यक नागों और शैशुनागों का भारत पर शासन था। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद कुबड़दार वृषभ के सिक्के बड़े पैमाने पर चलाने का श्रेय नाग राजाओं को है। सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्यों ने कभी नहीं जीता था। यह पराजय की कुंठा थोपने की कोशिश है, वरना सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपरी सतह पर आर्यों की जीत की निशानियां मिलती। ईसा से 1500 साल पहले भारत में आर्यों की बसाहट की बात सही नहीं है। ईसा से कोई 550 साल पहले सिंध पंजाब के इलाकों में आर्यों की बसाहट आरंभ हुई। धीरे धीरे ये बसाहट भारत में फैलती गई। तब श्रमण लोग दास की उपाधि भी धारण करते थे। भरहुत और सांची के स्तूपों पर दास उपाधि धारक अनेक पौधों के नाम अभिलेखित हैं। आर्यों का जो सांस्कृतिक संघर्ष हुआ वो इन्हीं दासों से हुआ। जिस तरह प्राकृत के समण में र जुड़कर श्रमण बना, उसी तरह प्राकृत के दसन में र जुड़कर दर्शन बना। दसन और दर्शन दोनों का अर्थ देखना है। दसन से दास बना। दास में दसन का भाव है, देखने का भाव है, अवलोकन करने का भाव है। दास में गुलामी का भाव नहीं है। दास में गुलामी का भाव वर्चस्ववादी संस्कृति द्वारा थोपा गया है। आर्यों की भाषा प्राचीन ईरानी थी, जिससे भारत की प्राचीन प्राकृत भाषाएं टकराकर क्रमशः ईसा के आसपास संस्कृत भाषा को जन्म देती है। धम्म पद में बुद्ध ने कहा है, एस धम्मो सनातनो, यही धम्म सनातन है। अशोक ने ब्रह्मगिरी आदि शिलालेखों में लिखवाया है, ऐसा पुराणा पकिति, यही धम्म की पुरातन यानी कि पुराणा रीति है। धम्म पहले से चला आ रहा है। साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों सबूत बताते हैं कि धम्म ही सनातन है, धम्म ही पुरातन है। मतलब कि धम्म की परंपरा पहले से चली आ रही है और बुद्ध के पहले भी बुद्ध हुए हैं। साल 2022 के अगस्त महीने में मोहनजोदड़ो से खबर आई कि वहां से बारिश में अचानक ही इरशाद अली सोलंकी को बुद्ध जैसी धातु की मूर्ति मिली। यह मूर्ति लटकाई जाने वाली मूर्ति है। इतिहासकारों ने इसकी पहचान बुद्ध पेंडेंट के रूप में की है। पाकिस्तान के इरशाद अली सोलंकी मोहनजोदड़ो में टूरिस्ट गाइड हैं और लरकाना में रहते हैं। मोहनजोदड़ो स्तूप के पूर्वी मठ के कमरे में जो कुषाण कालीन सिक्के मिले हैं वो क्यों मिले हैं? जब मोहनजोदड़ो नेस्त नाबूद हो गया
तब कुषाण काल के बौद्ध वहां क्यों जाते थे? मुर्दों के टीला पर भूत देखने या फिर कोई और बात है? निश्चित रूप से मोहनजोदड़ो प्राक बौद्ध सभ्यता का केंद्र था। बाद के बौद्धों का भी यहाँ से जुड़ाव था। इसीलिए मोहनजोदड़ो से स्तूप और बुद्ध की मूर्ति और कुषाण कालीन सिक्के मिले हैं। आज की ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी, इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।